So hello everyone, welcome to Exam Notes. Learn with ease with us. So welcome to our weekly course on current affairs for the competitive exams. और हम इस वीडियो में कवर करेंगे 20 फरवरी से 26 फरवरी के बीच की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. हमारे पहले वीडियोस के लिए प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन. So going into this is about me. My name is Prakash Dubey. So going into the first news. The first news is about fundamental duties. सो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ये गवर्नमेंट से बोला है, स्टेट और यूनियन दोनों गवर्नमेंट से बोला है कि आप काइंडली इसको देखें कि हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं बाय द पीपल्स. सो हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते क्या है और क्यों इनको गवर्नमेंट को ऐसा बोलना पड़ा. सो द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन. एंड वैसे भी रशिया और सोवियत यूनियन इसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस. सो दीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. दिस मीन्स कि हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, मतलब राइट्स तो थे कि आप हक से ये चीज़ मांग सकते हैं, बट ड्यूटीज़ नहीं थी. सो ये काइंड ऑफ आयरनी ही है. सो एंड दीज वर रिकमेंडेड बाय द स्वर्ण सिख कमिटी. एंड ओरिजिनली इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे और एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई इन द ईयर 2002 थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते क्या है, मान लीजिए जैसे 1949 में हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, विथ टाइम उसमें बहुत सारे चेंजेस आने हुए. सो ऐसे चेंजेस को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए. Like DPSP, the fundamental duties are non-justiciable in nature. This means कि अगर आप मान लीजिए कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए आपको जेल नहीं भेजा जा सकता है अनलेस अगर वहाँ पे लॉ नहीं बनाया गया है तो. सो दीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इन टोटल. 10 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्लस 1 जो 2002 में आया. सो व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस? दे रिमाइंड इंडियन सिटीजन्स ऑफ देयर ड्यूटी टूवर्ड्स देयर सोसाइटी, फेलो सिटीजन्स एंड द नेशन. बिकॉज ये एक बहुत ही ज़्यादा मोरल ड्यूटीज़ है. सो ये एक बताती हैं सिटीजन्स को कि आप सोसाइटी के लिए कैसे रहेंगे, आपको अच्छा बिहेवियर कैसे करना है, आपको नेशन के लिए एक पैट्रियटिज्म की फीलिंग रखनी है और ऐसा कोई काम नहीं करना है जैसे एंटी नेशनल कोई काम नहीं करना है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है जैसे ड्रग्स एंड ऑल पे. ऑल्सो दे इंस्पायर सिटीजन्स एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम. कैसे करते हैं कि आपको मतलब एक कॉमन गोल है, आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करना है, आपको अच्छे डिसिप्लिन के साथ रहना है, नेशन के लिए नेशन डेवलपमेंट में काम करना है. ऑल्सो दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ. मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया तो क्या वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज़ के अगेंस्ट तो नहीं है. सो ये सब चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए फोकस करती हैं. Also, they refer to such values which have been a part of Indian tradition, religions, and various essential practices. So this is about this news. Now going to the next news is about Rhinoceros and Kaziranga National Park. So first coming into the news की न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज काजीरंगा नेशनल पार्क जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं ये आसाम में आता है और ये वहाँ पे जो वन हॉर्न राइनोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हंट किए जाते हैं, उनकी पोचिंग होती है. सो ऐसा ही एक पोचर था, एक हंटर था जिसको केरला से ऑल द वे केरला से उसको अरेस्ट किया गया है. सो लेट्स सी, बिकॉज ये जो स्पीसीज़ है वन हॉर्न राइनो की ये बहुत ज़्यादा खतरे में रहती है इसी के चक्कर में, हंटिंग के चक्कर में. सो पहले हम लोग देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क है क्या. सो इट इज़ अ नेशनल पार्क विच हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन द ईयर 1974. ऑल्सो इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2007 में बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स. इसका एरियाज इतना इंपॉर्टेंट रैंक है नहीं. 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग दिया गया. सो दिस 3 पॉइंट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. 1974 में इसको मिला नेशनल पार्क का, 1985 में वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड 2007 वर्ल्ड टाइगर रिजर्व का इसको टैग दिया गया. ऑल्सो इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय वर्ल्ड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. इट हैज़ बीन अ होम टू द वर्ल्ड्स मोस्ट वन हॉर्न राइनो, मतलब सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोज के यहाँ पे
पॉपुलेशन देखी जाती है। जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इसी वाइल्ड नेशनल पार्क के अंदर आता है और इसमें इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वन हॉर्न राइनोस की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, पॉपुलेशन है। सो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, सो दे कैन कन्फ्यूज़ यू विथ नागालैंड, असम। सो ये असम में ही है। द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री, मतलब ऐसे इनकी 3 स्पीसीज़ हैं जो एशियन राइनोज की हैं, एंड टुगेदर विथ अफ्रीकन वाइट राइनोज दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल राइनो स्पीशीज़। It has been listed as vulnerable, so please don't get confused कि इनकी इतनी सारी पोचिंग या हंटिंग होती है तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड कैटेगरी में आएंगे। दे आर लिस्टेड एज vulnerable कैटेगरी और विथ एटलीस्ट हाफ ऑफ देयर टोटल पॉपुलेशन ऑफ राइनोज इज़ इन काजीरंगा नेशनल पार्क, जैसे मैंने आपको बताया था। सो ये एक मैप है अलग अलग नेशनल पार्क्स का इन असम रीजन। सो यहाँ पे मानस है, यहाँ पे ओरांग है। ओरांग नेशनल पार्क के बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बताया जिसका आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। नामेरी, डिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकाई एंड काजीरंगा। काजीरंगा के अंदर ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है पोबितोरा। सो ये मैंने कवर कर दिया है। सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट लोकायुक्त एंड लोकपाल्स। सो ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को बोला है कि आपने जैसा कि इलेक्शन के मैनिफेस्टो में बोला था कि आप लोकायुक्त अपॉइंट करेंगे, अभी तक आपने क्यों नहीं किया है, एंड प्लीज़ काइंडली इसको जल्दी से जल्दी अपॉइंट किया जाए। So what is Lokayukt? So Lokayukt is a anti-corruption authority or ombudsman, an official appointed by the government to represent the interest of the public. मतलब अगर पब्लिक की कोई ग्रीवियंसेस हैं या पब्लिक की कोई शिकायत है तो ये सब डायरेक्टली हम एक लोकायुक्त, एक ऑफिसर होगा उसके द्वारा हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। So most importantly, it investigates allegations of corruption and maladministration against public servants and is tasked with speedy redressal of the public grievances. अब करप्शन कौन करेगा? करप्शन एक गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है या जो गवर्नमेंट का जो वहाँ पे वर्कर है वही करेगा। सो उन करप्शन के अगेंस्ट में और जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब आप जो गलत एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, मतलब आपको फाइल यहाँ पहुँचानी थी पर आपने फाइल किसी और डिपार्टमेंट पहुँच गई तो बेचारा एक पेंशनर जो है वो घूमता ही रह जाएगा। सो इन सब की जो शिकायत है वो आप लोकायुक्त से साथ डायरेक्टली कर सकते हैं और लोकायुक्त इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा। सो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन कमेटी ARC, फर्स्ट ARC जो थी वो विच वॉज हेडेड बाई लेट Morarji Desai in the year 1966 recommended setting up of institution of Lokayukt. सो जो ये 1966 की रिकमेंडेशन थी आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल एंड सो मच ऑफ स्ट्राइक्स एंड आंदोलन, 2013 में ये एक्ट पास किया गया बाय यूपीए गवर्नमेंट बाय मनमोहन सिंह। द लॉ वाज कॉमनली नोन एज द लोकपाल एक्ट which was passed by parliament in December 2013. It provides for the appointment of Lokayukt to investigate, report on allegations or grievances relating to the conduct of public servant. जैसे मैंने बताया कि public servant को देखते हुए ही ये मेल लॉ लाया गया था। It has also called for the establishment of लोकपाल the center. So सेंटर में लोकपाल रहेगा। आपने बहुत सुना होगा लोकपाल के बारे में, इसको बोलते हैं ओम्बड्समैन। अन्ना हजारे ने इसके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट किया था और स्टेट्स में, हर स्टेट्स में एक लोकायुक्त रहेगा। सो ये इसका काइंड ऑफ ये एक इसका डिवीजन हो गया, एक हायरार्की हो गई। इवन मच बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2030 बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जिन्होंने लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन पहले से ही इस्टेब्लिश कर दिया था और महाराष्ट्र ऐसा पहला स्टेट था इन द ईयर 1971 जिसने लोकायुक्त की पोजीशन इस्टेब्लिश कर चुके थे। सो अब देखते हैं कि लोकायुक्त को अपॉइंट कैसे किया जाता है और कौन होता है लोकायुक्त। सो लोकायुक्त जो यूजली होते हैं वो एक फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस होते हैं या फॉर्मर हाई कोर्ट फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। का एक फिक्स टेन्योर रहता है 5 इयर्स, या फिर वो स्टेट्स अपने अपने हिसाब से सेलेक्ट वो ये डिफ़र कर सकती हैं। किसी भी स्टेट का ये फिक्स नहीं रहता, ये स्टेट्स अपने अपने हिसाब से फिक्स कर सकती हैं। सो सिलेक्शन कैसे होता है लोकायुक्त का? जो चीफ मिनिस्टर होता है वो सिलेक्ट करता है एक पर्सन को आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब मान लीजिए अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो वहाँ का चेयरमैन भी उसमें पार्ट करेगा, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट legislative assembly and leader of opposition in the legislative council. So appointment is made by
द गवर्नर। सो गवर्नर इनको अपॉइंट करेगा, बट जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं और क्या बोलते हैं आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और अगर आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो वहाँ के चेयरमैन और अपोजिशन के लीडर भी होंगे। वंस अपॉइंटेड, द लोकायुक्त कैन नॉट बी डिसमिस्ड और नॉट ट्रांसफर्ड बाय द गवर्नमेंट and can only be removed by passing an impeachment motion by the state assembly। So इनका जो रिमूवल है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, दैट्स वाई दिस मेक्स देम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल पोस्ट। तो ये था, इसमें इंपॉर्टेंट यही था कि मेरे को आपको पूरा इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना था कि लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन कैसे होता है और इसको अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। सो द नेक्स्ट इज़ अबाउट ट्रिब्यूनल्स, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन फाइल की गई थी बाय जयराम रमेश, जो कांग्रेस के लीडर भी हैं और पिटिशनर भी हैं, इन्होंने बोला था कि जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट जो हुआ है, जो रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं ट्रिब्यूनल्स में इन द ईयर 2021 वो गलत हुए हैं और काइंडली इसको हटाया जाए, एबॉलिश किया जाए ये पूरे एक्ट को। सो हम लोग समझते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से कि ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है। जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, दे आर द क्वाजी जुडिशियल बॉडीज इंस्टीट्यूशंस दैट इज सेट अप टू डील विद द प्रॉब्लम सच एज रिजॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स। जो ट्रिब्यूनल्स का जो मेन काम है वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो वहाँ पे जो काम होता है, जैसे कि आप जानते हैं इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं, सो एक पैरेलल एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा ट्रिब्यूनल्स का, जहाँ पे जो टैक्स से रिलेटेड या फिर और भी कोई डिस्प्यूट्स हैं या फिर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे IAS IPS या फिर जो SDM और जो और भी जितने भी ऑफिसेज हैं उनके जो रिजॉल्व करने हैं एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ये ट्रिब्यूनल्स को अपॉइंट किया जाता है। सो इट ऑल्सो परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस लाइक एजुकेटिंग डिस्प्यूट्स, जो जैसे मान लीजिए कोई टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट है किसी कंपनी के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, डिटरमाइनिंग राइट्स बिटवीन कंटेस्टिंग पार्टीज, मान लीजिए कोई राइट्स कोई कॉपीराइट को लेकर या फिर किसी पेटेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम है, मेकिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, जैसे मैंने बताया कि कोई IAS और गवर्नमेंट के बीच में कोई टसल चल रही है तो एक कैट नाम का ही ट्रिब्यूनल होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वो यहाँ पे आएगा विथ एन रिव्यूइंग एन एग्जिस्टिंग administrative decision and so forth. So tribunals जो थे, they were not the part of original constitution and it was incorporated in the Indian Constitution by 46th Amendment Act 1976. So मैंने अभी जस्ट रिसेंटली आपको बताया था कि 42nd Amendment Act में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आई थी एंड 42nd Constitutional Amendment Act में ट्रिब्यूनल्स भी लाए गए थे। So there are two dedicated articles for the tribunals, 323A and 323B. 323A deals with administrative tribunals, जैसे मैंने बताया कि CAT है जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, और जितने भी SAT होते हैं, SATs होते हैं, स्टेट्स के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं। एंड 323B डील्स विद द ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। 323B में आता है जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स आर ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। सम एग्जांपल्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स आर फॉरेन एक्सचेंज, टैक्सेशन, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल, जैसे ये सारे जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो 323B के अंडर आएंगे। इंडस्ट्रियल एंड लेबर, लैंड रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टैम्प रेंट एंड टेनेंसी एक्सेट्रा। जो इसमें जो न्यूज़ में थे वो इसलिए था बिकॉज गवर्नमेंट ने इन द ईयर 2021 एक लॉ पास किया था नोन एज ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल। थ्रू दिस बिल जो गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे जो ट्रिब्यूनल्स थे जो यूज़ में नहीं थे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, उसने बहुत सारे एपीलेट बॉडीज़ जो ट्रिब्यूनल्स थे उनको रिमूव कर दिया है, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर एयरपोर्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल, Appellate Board of established under the Trademarks Act, the Authority of Advance Rolling Advance established under Income Tax Act and Film Certification Appellate Authority। सो अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई अपील जाती है वो अब सीधे हाई कोर्ट में जाएगी, अब वहाँ पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई ट्रेड मार्क्स से रिलेटेड कोई अगर इशू है दो कंपनीज या किसी गवर्नमेंट या फिर किसी और प्राइवेट अथॉरिटी के बीच में, सो वहाँ पे ये सीधे अब हाई कोर्ट में जाएगा, कोई ट्रिब्यूनल नहीं रहेगा। सो इसके लिए जो जयराम रमेश जी हैं जो कांग्रेस के पॉलिटिशियन भी हैं और एक पटिशनर भी हैं, वो गवर्नमेंट से बोले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से बोले हैं कि काइंडली इस जो बिल को है उसको हटाया जाए एंड वापस से जो ये जो सारे जितने भी ट्रिब्यूनल्स थे उनको वापस से काम में मतलब वापस से उनको रिएक्टिव किया जाए।
So this is about this article. Now going into the next article is about Cobra Warrior. But ये जो कोबरा वॉरियर ये जो एक्सरसाइज थी वो तो अभी मुश्किल में लग रही है बिकॉज ऑफ यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस. बट हम लोग ये जान लेते हैं कि ये कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज होती कहाँ है. ये होती है यूके में, और इसमें बहुत सारे एयर फोर्सेस के जो कंट्रीज़ के जो फोर्स है वो पार्टिसिपेट करती है. सो इस साल जो इंडियन गवर्नमेंट थी, जो इंडियन एयरफोर्स थी, वो तेजस जो इंडिया का जो खुद का बनाया हुआ जो एक विमान है वो भेजने वाली थी. और भी बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे बेल्जियम, स्वीडन, सऊदी अरेबिया और यूएसए पार्ट लेने वाली थी. और ये होने वाला था बिटवीन 6 to 27 मार्च. बट जैसे मैंने बताया बिकॉज ऑफ ये रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस यूके ने इसको अभी कैंसिल कर दिया है. सो नाउ लेट्स सी इसमें क्या होगा. जैसे भी कोई फर्दर डेवलपमेंट होगी मैं आपको बता दूंगा. बट कोबरा वॉरियर एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो यूके कंडक्ट करवाता है. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट खजुराहो डांस फेस्टिवल. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MPPSC से रिलेटेड. सो MPPSC के जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं काइंडली नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट न्यूज़. सो MPPSC की जो मध्य प्रदेश जो कला परिषद ऑर्गेनाइज करता है खजुराहो डांस फेस्टिवल. ये एक 1 वीक का क्लासिकल डांस फेस्टिवल होता है जो हर साल खजुराहो के टेम्पल्स के बाहर होता है. पहले क्या होता था, पहले ये अंदर होता था 1975 के पहले. बट 1975 के बाद ये जो टेम्पल्स हैं उनके प्रेमाइसिस के बाहर होने लग गया है. और इस बार का जो फेस्टिवल है वो प्लेस होने वाला है 20 से 26 फरवरी के बीच में, जिस वीक का हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं. सो दिस ईयर अ 5 किलोमीटर दिल खेल की घूमो मैराथन वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड अंडर द बैनर सेफ टूरिज्म प्रोजेक्ट फॉर वुमेन. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी भी जो टूरिज्म है वहाँ पे वुमेन थोड़ा घबराती हैं अकेले जाने में. सो ये काइंड ऑफ ये एक पहल गवर्नमेंट ने ऑफ MP ने ये चालू करी है कि दिल खेल के घूमो, जो एक इसके थ्रू ये हम लोग बताएंगे कि MP टूरिज्म कितना सेफ़ है वुमेंस के लिए. ये हम लोग इसका एक एडवर्टाइजमेंट करेंगे. सो जो MP के जो कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं श्रीमती उषा ठाकुर जी, उन्होंने अनाउंस किया है द ग्रेटनेस ऑफ डांस एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द ह्यूमन लाइफ. सेंटर ऑफ क्लासिकल डांस वुड बी इस्टेब्लिश्ड इन खजुराहो. सो एक सेंटर ऑफ क्लासिकल डांस होगा वो खजुराहो में इस्टेब्लिश किया जाएगा. इसी से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन है वो जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कांदरिया महादेव जो टेम्पल है वो खजुराहो में इस्टेब्लिश्ड है, वो खजुराहो में बनाया गया है. जो कांदरिया महादेव टेम्पल है और डांस फेस्टिवल, क्लासिकल डांस फेस्टिवल खजुराहो में होता है हर साल एनुअली, एक वीक का होता है. गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी. सो इंडस वाटर ट्रीटी को एक जो एनुअल मीटिंग है जो इनकी वो 117th मीटिंग होने वाली है बिटवीन 1 मार्च एंड 3 मार्च. ये पाकिस्तान में होगी, इसलिए ये न्यूज़ में थी. एक 10 मेंबर जो डेलीगेशन है वो इंडिया से जाएगा पाकिस्तान टू अटेंड दिस मीटिंग. एंड इंडिया हैज़ ऑलरेडी पॉइंटेड आउट कि इनके एजेंडा क्या होंगे. सो व्हाट इज़ दिस इंडस वाटर ट्रीटी, हम लोग ये सब जानते हैं. सो द ट्रीटी स्पेल्स आउट कंडीशंस फॉर वाटर शेयरिंग ऑफ द रिवर इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज. तो इनकी 5 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? रवि, ब्यास, सतलज एंड ऑल्सो चेनाब एंड झेलम. सो इनकी ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं और ये है अपने यहाँ पे इंडस. सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से इंडस रिवर आएगी और इन सभी का ओरिजिनेशन जो है वो तिब्बत से हुआ है या फिर इंडिया के मेनलैंड से हुआ है. सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है कि इनका जो इतनी सारी जो 5 रिवर्स है, इसी कारण से इसका नाम, यहाँ का जो एरिया का नाम था वो पूरा पंजाब रखा गया था, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स. सो इनका जो वाटर शेयरिंग है वो कैसे होगा, बिकॉज पार्टीशन के पहले तक तो सब कुछ ठीक था, बट पार्टीशन के बाद क्या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का है कि जिसके कारण से ये ट्रीटी साइन की गई. सो इंडिया गॉट द कंट्रोल ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स नेम्ड एज रवि, ब्यास एंड सतलज. सो जो रवि है और ब्यास है और जो सतलज है, इन तीनों का जो कंट्रोल है वो इंडिया के हिस्से में आया. एंड इंडस, झेलम एंड चेनाब, these 3 rivers were controlled by Pakistan. While the waters of western rivers, that is Indus, Jhelum and Chenab, जैसे जो ये जो तीनों रिवर्स का जो कंट्रोल है वो टोटली एलोकेट किया गया पाकिस्तान को. बट कुछ कुछ पर्पस के लिए इंडिया भी इनके वाटर्स को, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे जैसे ये रिवर जा रही तो इंडिया इनके वाटर्स को यूज़ ही नहीं कर सकती है. सो देयर आर सम पर्पस, जैसे एग्रीकल्चर के लिए अगर आपको कुछ यूज़ करना है, इरीगेशन फैसिलिटी, तो आप थोड़ा बहुत इसमें से यूज़ कर सकते हैं. ऑल्सो इंडिया हैज़ बीन गिवन द राइट टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट. मतलब इसमें रन ऑफ रिवर में क्या होगा कि मान लीजिए आपको वहाँ पे डैम नहीं बनाना है, कोई रिजर्वायर नहीं बना सकते हैं. दे आर नॉट रिक्वायर्ड
to maintain the life storage of water on the western rivers, but they can create a इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपको वहाँ पे रिजर्वायर नहीं बनाना, आपको वहाँ पे पानी जमा करके नहीं रखना है। अगर आप चलते हुए पानी से अगर आप किसी तरह डैम बना सकते हैं, तो किसी तरह आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं। और तो मतलब आपका जो उसको जो वाटर का फ्लो है आप उसको नहीं रोक सकते, आप वहाँ पे कोई रिजर्वायर नहीं बना सकते। बट अगर आप किसी और मीन्स से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे आप कर सकते हैं। सो ये ट्रीटी में लिखा गया है। द ट्रीटी ऑल्सो अलाउज पाकिस्तान टू रेज ऑब्जेक्शंस ओवर सच प्रोजेक्ट्स बीइंग बिल्ट बाय इंडिया। अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट ऐसा बनाया गया है तो और पाकिस्तान को उससे कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे पाकिस्तान के पास भी एक ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। और अगर मान लीजिए इंडिया के आंसर से या जो वहाँ पे जो इंडिया वहाँ पर उनको रिप्लाई देता है उनसे वो संतुष्ट नहीं है, देन दे कैन then the treaty also provides a 3-step dispute resolution mechanism under which first it can be resolved by the commission or intergovernment level। मतलब इंडिया पाकिस्तान के लोग बैठे वहाँ पे कमीशन बैठे और वो लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं, वो लोग बातचीत करके उसको उस मामले को ख़त्म कर सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं होती है, अगर वो वहाँ पे बात नहीं ख़त्म होती है, देन दे कैन अप्रोच वर्ल्ड बैंक टू अपॉइंट अ न्यूट्रल एक्सपर्ट। मान लीजिए किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक के किसी मेंबर को यहाँ पे बीच में लाया जा सकता है, जैसे उनके बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और बात हो जाए कि ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। और अगर ये भी काम नहीं करता है, ये जो कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट है वो भी काम नहीं कर पाता है, देन द पार्टीज़ कैन रिफर टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो लोग वहाँ जा सकते हैं एंड दे कैन आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन और द जस्टिस। सो ये जो मैप है ये मैंने बता दिया, ये इंडस रिवर के बारे में है। सो इस पूरे आर्टिकल में यही बात जो थी मैंने इस स्लाइड में कंपाइल कर दी है। सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द सिंथेटिक बायोलॉजी। सो सिंथेटिक बायोलॉजी होता क्या है और ये क्यों न्यूज़ में था, ये हम लोग समझते हैं। So the synthetic biology refers to the science of using genetic sequencing, editing and modification to create unnatural organisms and organic molecules। सो होता क्या, जैसे मान लीजिए अगर नेचर में कोई ऑर्गेनिजम्स या कोई ऐसे बैक्टीरिया या फिर ऐसे कोई पैथोजेंस पाए जाते हैं, हम लोग उनमें एडिटिंग करके थ्रू साइंस एंड कुछ उसमें और चीज़ एडिशन करके कुछ अननेचुरल, कुछ मतलब आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म बनाया जाए, उसको हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक बायोलॉजी। तो सिंथेटिक बायोलॉजी इनेबल्स साइंटिस्ट टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज न्यू सीक्वेंस ऑफ डीएनए फ्रॉम स्क्रैच। मतलब आप मान लीजिए कोई नया डीएनए बना दिया और आपने कोई नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, सो आप उसको बोल सकते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी। सो इसका यूजेज क्या होता है? सो द टर्म जो पहली बार इसमें ये कहाँ से यूज़ हुआ था? सो द टर्म सिंथेटिक बायोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय बारबरा होबोमिन in 1980 to describe bacteria that had been genetically engineered using recombinant DNA technology। मतलब उन्होंने एक नया बैक्टीरिया बनाया था नया कॉम्बिनेशंस ऑफ डीएनए के साथ। सो उसमें वहाँ पे उन्होंने इसका इस प्रोसेस का नाम दिया था सिंथेटिक बायोलॉजी। सिंथेटिक बायोलॉजी वॉज इनिशियली synonymous with bioengineering, but in 2000 the term synthetic biology was again introduced by Eric Kuhl and other speakers at the annual meeting of the American Chemical in San Francisco। So but इसको अप्लाई कहाँ किया जा सकता है? सो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में मान लीजिए कोई नया मेडिसिन या कोई नया ड्रग बनाना है, सो हम लोग वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को या कोई भी पैथोजेंस को हम लोग वहाँ पे उसके डीएनए को चेंज करके हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। फैशन इंडस्ट्रीज़ में मान लीजिए हम लोग कोई नया फाइबर या फिर हम लोग कोई नया क्लोथिंग मटेरियल बनाना है, उसमें यूज़ हो सकता है। और डिलीवर फिक्स्ड नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है यूरिया फर्टिलाइजर्स में, एग्रीकल्चर में भी हम लोग इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बट इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है दैट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड आर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट फुली एलिसिडेटेड। मतलब हम लोग इसको बहुत पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बैक्टीरिया या पैथोजन बन जाए जो बहुत ज़्यादा हार्म करेगा पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को, दिस कैन नॉट बी सेड इन फुल कॉन्फिडेंस। सो इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, लेट्स सी। और ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो इसके ऊपर एक पेपर या फिर एक काइंड ऑफ रूल ऑफ लॉ निकालने वाला है सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर। सो लेट्स सी अगर इसके ऊपर कोई और फर्दर डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा। Now going to the next news is about BIS certification mandatory for footwear. So what is BIS? So BIS is the national standard body of government of India
for the harmonious development of the activities of standardization, marking and quality certification of goods। मान लीजिए आपको एक गिलास दी गई है या फिर आपको कोई एक चार्जर या फिर कुछ एक भी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट दिया गया है और वहाँ पे अगर BIS का कोई ट्रेडमार्क है, कोई एक सिंबल है, तो उससे आप उससे कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं कि यार ये अच्छा प्रोडक्ट है और हम इसको परचेज कर सकते हैं। सो इट gives the a feeling of standardization and quality certification, and BIS has been providing traceability and tangibility benefit to the national economy in number of ways by providing safe reliable quality goods। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ये रिलाई कर सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे अगर किसी गोल्ड के सामान में BIS का जो हॉल मार्क है अगर वो है तो मतलब हाँ अब वहाँ पे हमको एक शुद्ध गोल्ड या एक प्योर गोल्ड फॉर्म का मिल रहा है। सो मिनिमाइजिंग हेल्थ हजार्ड्स टू कंज्यूमर्स। अब मान लीजिए हम लोग कोई चार्जर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे अगर BIS का जो मार्क है वो लगा हुआ है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि हाँ इट इज़ गुड टू यूज़। द नेक्स्ट इज़ प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट। कोई बिजनेसमैन ये अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने वाला है तो वो ये बता सकता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है, तो हमारे प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में प्रॉफिट मिलेगा। एंड इट कंट्रोल्स ओवर द प्रोलिफरेशन ऑफ वेरियस वैराइटीज़। जैसे मान लीजिए एक कोई प्रोडक्ट बना है, कोई चार्जर बना है और उसके बहुत सारे कॉपी बन गए हैं, सो ये उसको कंट्रोल करता है, उससे अलग करने में, उसको स्टैंडर्डाइज करने में थ्रू सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड टेस्टिंग। सो दिस इज़ अबाउट दिस न्यूज़ BIS के बारे में, ये मैं आपको बताना था। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट 9000 ईयर ओल्ड साइट जो श्राइन है वो फाइंड हुई है जॉर्डन में। सो जॉर्डन है कहाँ, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। सो यहाँ पे रहा इज़राइल एंड दिस इज़ जॉर्डन। दिस एरिया जो मैं आप यहाँ पे रेड से मार्क कर रहा हूँ ये एरिया है जॉर्डन का। सो ये रहा इंडिया एंड इंडिया के अपने वेस्ट में आएगा जॉर्डन। सो जो जॉर्डन के जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट है विथ फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, उन्होंने फाइंड किया है 9000 ईयर ओल्ड श्राइन एट द रिमोट न्यूलिथिक साइट इन जॉर्डन्स ईस्टर्न डेजर्ट। तो जो जॉर्डन का जो ईस्टर्न डेजर्ट है, यहाँ पे जो डेजर्ट का एरिया है, यहाँ पे उनको एक न्यूलिथिक साइट मिली है। सो न्यूलिथिक जो पीरियड है वो अराउंड 10,000 ईयर BC से सॉर्ट ऑफ स्टार्ट होता है। सो इनको 9000 ईयर ओल्ड एक श्राइन मिली है, एक साइट मिली है। और वैसे भी ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है एज अ सोसाइटी और एज अ सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे मेसोपोटामिया, यहाँ पे सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे अपनी हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ करती थी और उसके पहले भी यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है इन द नेलिथिक एंड अदर टाइम पीरियड्स। सो इनको यहाँ पे ये जो मिली है वेस्ट एशिया में, इनको ये चीज़ें मिली हैं और ऐसा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका लोकेशन ध्यान रखिएगा कि जॉर्डन कहाँ पे। सो जॉर्डन टचेस इस बाउंड्रीज विथ इज़राइल, लेबनान, सीरिया, इराक एंड सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे वाटर बॉडी कौन सी है, यहाँ पे इनके एरिया में जो वाटर बॉडी है विथ इट इज़ मेडिटेरेनियन सी। So now going to the so the miscellaneous news of the weeks are that Oscar जो award है वो इंडियन फिल्म मेकर्स रिंटू थॉमस एंड सुष्मित घोष को मिला है फॉर द डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विथ फायर्स एंड दे हैव वॉन द ऑस्कर नॉमिनेशन। अभी ध्यान दीजिएगा कि ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है इनको, ऑस्कर का नॉमिनेशन में इनको रिकग्नाइज किया गया है। सो दिस फिल्म डील्स विद अ दलित मूवमेंट जर्नलिस्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट राहुल बजाज जो बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो बिलोंग करते थे पूना से एंड दे रेवोल्यूशनाइज द टू व्हीलर्स मार्केट विथ चेतक एंड सनी। ही डाइड इन द मुंबई। वो लीड करते थे एक बॉम्बे नामक कोई क्लब को। सो वहाँ पे बहुत सारे इनके डिमांड्स थे जो जैसे कि डोमेस्टिक जो प्रोटेक्शन था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को आफ्टर LPG रिफॉर्म्स को लेकर। और इसके बाद इंडिया ने बहुत बड़ी अचीवमेंट, इंडियन अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज़ में हो रहा था, दे हैव डिफीटेड इंग्लैंड एंड दे हैव क्लेम्ड द वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल्स अगेन। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो जितने भी न्यूज़ थी इस बार मैंने जो कवर की है, डायरेक्टली वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट हमने वहाँ से डिराइव किया कि हम वहाँ से कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे जो ट्रिब्यूनल्स के बारे में था हम लोगों ने इस बार पढ़ा, और हम लोगों ने अगर BIS के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ा। सो डायरेक्टली ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट हम लोग इनसे यहाँ से इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं ये मैंने आपको सॉर्ट ऑफ सिखाने की कोशिश भी की है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लाइकिंग आवर वीडियो। Kindly like our video and please comment on it and please share it with your friends and subscribe to our channel Exam Notes. Thank you friends, thank you once again.